दोस्तों नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सुनीता ने लजाते हुए कहा, अगले महीने मेरी शादी है। शादी किसकी? तेरी? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, मम्मी पापा ने कहा लड़का अच्छा है, पर तू तो अभी छोटी है, इतनी जल्दी क्या है? हमारे यहाँ तो शादी बहुत पहले हो जाती है, आप जरूर आना। राम दुलारी हमारे यहाँ पिछले लगभग 10 वर्षों से काम कर रही है। जब हम दूसरी कॉलोनी में रहते थे तब से। जब इधर आए, संयोग से राम दुलारी का परिवार भी कुछ महीनों बाद ही पास ही कहीं किसी झुग्गी झोपड़ी में आ बसा और ढूंढते ढांढते राम दुलारी ने हमारा पता कर ही लिया। दूसरी काम वाली को उसने किसी तरह हतोत्साहित करके काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया और खुद ही फिर काम पर लग गई। उसकी एक छोटी सी बिटिया थी, कोई 3-4 साल की, जो कभी कभी उसके साथ आ जाया करती थी। बड़ी चुलबुली सी होशियार। मेरी बेटी मिन्नी से 2-3 साल छोटी। मिन्नी ने ही बतलाया था उसका नाम सुनीता है। मिन्नी के साथ सुनीता खेला करती थी। कभी बिल्ली बनकर मिन्नी रूपी शेर से डरकर भागती थी, कभी उसके चाबी वाले खिलौनों को दूर से उठा लाकर उसे दे देती थी। मिन्नी अक्सर उसे टॉफी और बिस्कुट दे दिया करती थी। धीरे धीरे वह लगभग रोज ही राम दुलारी के साथ आने लग गई। मिन्नी के पुराने कपड़े हम उसे दे दिया करते थे, जो उसे बड़े अच्छे लगते थे, और वह उन्हीं को पहन कर आती थी। पर एक दिन राम दुलारी ने बताया, सुनीता को उन्होंने गांव भेज दिया उसकी दादी के यहाँ। कई दिनों तक सुनीता की याद आती रही मिन्नी को भी। वो अक्सर राम दुलारी से पूछती थी, सुनीता कब आएगी? 10 साल बाद सुनीता एक दिन अचानक आई। आंटी, पहचाना मैं कौन हूँ? हमें ज्यादा देर नहीं लगी उसे पहचानने में। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, 12-13 साल की। राम दुलारी चाहती थी कि उसकी जगह सुनीता ही हमारे यहाँ काम किया करे, ताकि वो खुद कोई नया घर ढूंढ ले। इस बात से सुनीता बड़ी उत्साहित थी। हालांकि हमें बड़ा संकोच हो रहा था। सुनीता छोटी थी, पता नहीं काम संभाल पाएगी कि नहीं, उसकी पढ़ाई वगैरह का क्या होगा। फिर अब पहले वाली बात नहीं रही। मिन्नी भी बड़ी हो गई थी, उसका व्यवहार भी जाने कैसा हो उसके साथ। फिर भी हमने सोचा 1-आध महीना देख लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक चलता रहता है तो कोई बात नहीं। लिहाजा राम दुलारी की जगह अब सुनीता ही काम करने लगी। जल्दी ही हमें लगने लगा शायद अब ज्यादा अच्छी तरह काम होने लगा था। पर दुख इस बात का था कि अपने गांव में पिछले 10 सालों में सुनीता स्कूल कभी गई ही नहीं, और ना ही उसे पढ़ने लिखने में कोई रुचि थी। कई बार मिन्नी ने उसे काखागा पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पढ़ने के नाम से ही उसे सांप सूंघ जाता था और अक्सर खिला रहने वाला चेहरा गुमसुम हो जाता था। पर सुनीता को ज्यादातर समय यहीं रहना अच्छा लगता था। कभी कभी तो वह अपने घर शाम को ही जाया करती थी। दिन में टीवी देखती थी, खाना भी यहीं खा लेती थी। हमको लगता था इसके 5-6 भाई बहन घर पर चिल्लपो मचाते होंगे, इसलिए वो यहीं ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करती थी। चूंकि यहाँ सबसे इतनी घुल मिल गई थी, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। ईमानदार थी, उसको चोरी चकारी की कोई बुरी आदत नहीं थी, इसलिए ये चिंता भी कभी नहीं रही कि घर से कोई चीज गायब ना हो जाए। हमारे साथ बाजार जाना भी उसे अच्छा लगता था। सारी थैलियां अपने ऊपर लाद कर चलने में उसे शान महसूस होती थी, जैसे सारी शॉपिंग वो खुद करके आई है। कभी कभी 1-आध फ्रॉक हम लोग उसको भी दिला देते थे, और इससे उसके चेहरे पर जो खुशी झलकती थी वो देखने में बड़ा सुकून मिलता था। हमको भी सुनीता से स्नेह सा हो गया था। राम दुलारी चाहती थी कि सुनीता 2-3 घरों में और काम करने लगे। वह मुझ पर भी दबाव डालती थी कि मैं इस बाबत सुनीता को समझाऊं। बड़ी मुश्किल से सुनीता एक और घर में काम करने को राजी हुई, पर 1-आध घंटे के बाद ही फिर काम करके लौट आती थी। इस तरह बड़ी अच्छी तरह सुनीता ने 3 साल काम किया
और अब उसने बताया कि अगले महीने उसकी शादी होने वाली है। क्या करता है तेरा होने वाला दूल्हा? मैंने पूछा। पश्चिमपुरी कॉलोनी में कपड़े इस्त्री करने का काम करता है। अपने माँ बाप के साथ वहीं झोपड़पट्टी में रहता है। उसके पापा भी दूसरी कॉलोनी में इस्त्री का ही काम करते हैं। सुनीता ने बड़े गर्व के साथ बताया। जब सुनीता की शादी हुई, संयोग से हम लोग वहां नहीं थे। राम दुलारी बताती थी कि सुनीता बहुत खुश है, लड़का भी बड़ा अच्छा है, उसका ध्यान रखता है। कुछ दिनों बाद सुनीता घर आई। उसके साथ उसका पति भी था। किसना उसका नाम था। उम्र होगी लगभग 17-18 वर्ष। अच्छा खासा सुंदर। हमें लगा सुनीता भाग्यशाली थी कि उसे इतना सुंदर और ख्याल रखने वाला पति मिला। यह संतोष की बात थी। सुनीता को देखकर भी अच्छा लगा। साड़ी पहनकर वह दुल्हन सी ही लग रही थी। उसने बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी, लदफद गोटे वाली लाल साड़ी पहन रखी थी और चटक गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। उसके गाल भी बेहद लाल लग रहे थे। शायद उसने जमकर रूज लगाया हुआ था। इस सब के बाद वो अपने आप को किसी फिल्मी एक्ट्रेस से कम नहीं समझ रही थी। उसे देखकर मिन्नी की हंसी छूट रही थी। बालिका वधू। लेकिन हम महसूस कर सकते थे कि सुनीता सचमुच फक्र महसूस कर रही थी अपने पति को लेकर। बार बार वो उसे ही निहारती रहती थी। अचानक यूं आ जाने से हम पहले से उसके लिए कोई उपहार तो नहीं ला पाए थे, पर मेरे पास एक नई साड़ी पड़ी थी और मेरे पति के पास भी एक नया शर्ट निकल आया जो हमने उन्हें दे दिया। दोनों बहुत खुश हुए। हालांकि मेरे पति चाहते थे उनकी शर्ट के बदले रुपए देना ठीक रहेगा। मैं समझ सकती थी। बड़े चाव से उन्होंने वो शर्ट अपने लिए जो खरीदी थी। मिन्नी को बड़ा मजा आ रहा था। दोनों मेहमानों की तरह कुर्सियों पर बैठे थे और ठंडे शरबत का आनंद उठा रहे थे। बीच बीच में एक दूसरे से कुछ मजाक भी कर रहे थे, जिससे सुनीता कुछ शर्मा सी रही थी। सुनीता ने बताया वे लोग पश्चिमपुरी की झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वहीं कहीं दूसरी जगह ले लें रहने के लिए। किसना का काम अच्छा चल रहा था। दिन भर में 100-125 की आमदनी तो हो ही जाती थी। घर का सारा काम अब सुनीता ने ही संभाल लिया था और वहीं पास के 2 मकान पकड़ लिए थे, जिससे उसे भी 1000-1500 मिल जाते थे। हमें खुशी थी कि सुनीता खुश है। लगभग 1 वर्ष के बाद सुनीता अचानक ही आती दिखाई दी। दूर से उसका चेहरा वैसा ही लाल लाल सा नजर आ रहा था। उसने सलवार कुर्ता पहन रखा था। पास आई तो देखा मुंह पर और हाथ पैरों पर लाल नीले निशान कुछ और ही किस्सा बयान कर रहे थे। आते ही वह रोने लगी। उसे मारपीट कर किसना और उसके माँ बाप ने घर से निकाल दिया था। किसना ने अब दूसरी शादी कर लिया था और वो नहीं चाहता था कि सुनीता वहां रहे। उसकी नई बीबी ने यही शर्त रखी थी कि उसके घर में आने से पहले सुनीता निकल जानी चाहिए। उसका मुरझाया चेहरा देखकर हमें बेहद दुख हुआ। 1 वर्ष पहले ही जो लड़की इतनी चहक रही थी और अपने पति पर न्यौछावर हुई जा रही थी, उसे आज इस तरह घर से बाहर निकाल दिया गया मारपीट कर। यह सब क्यों हुआ? उस समय ना तो उसने कोई कारण बताया और ना हमने ही पूछना उचित समझा। बस उसने यही कहा कि उसके मम्मी पापा जाकर फिर बात करेंगे उन लोगों से। हमें नहीं लगता था अब कुछ होगा, जबकि लड़के ने दूसरी शादी भी कर ली थी। पर सुनीता ने कहा हमारे यहाँ तो कई बार ऐसा ही हो जाता है। आश्चर्य था यह सब इतनी आसानी से हो जाता है। अब तक हमें राम दुलारी ने भी कुछ नहीं बताया था। अगले दिन राम दुलारी बहुत रोई और किसना और उसके परिवार वालों को कोसने लगी। वो लोग 2-4 महीने बाद ही सुनीता को दुख देने लग गए थे, जबकि बेचारी ने 4-5 बंगले भी पकड़ लिए थे और घर भर का सारा काम भी करती थी। जितना महीने भर में किसना कमाता था, लगभग उतना ही सुनीता भी कमा लेती थी। फिर भी वो लोग हमेशा उसके साथ गाली गलौज मारपीट करते रहते थे। उन्होंने सुनीता को डॉक्टर को दिखाया था और तब पता चला वह मां नहीं बन सकती। कई महीनों तक तो सुनीता सब सहती रही थी और उसने अपने घर पर कुछ भी नहीं बताया।
पर बाद में जब कभी वो आती थी तो उसके शरीर और मुंह पर हमेशा चोट के निशान पड़े होते थे। तब उसने सिसक सिसक कर सब बताया। वहीं उसकी बिरादरी की एक लड़की से शादी करने के लिए किसना ने सुनीता पर जोर जबरदस्ती शुरू कर दी थी। हमने राम दुलारी को सलाह दी कि वो सुनीता को ही हमारे यहाँ काम पर भेज दिया करे, पर सुनीता की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं थी। उस सदमे से वह उबर नहीं पाई थी। घर में उसके लौट आने से उनके घर में भी जगह कम पड़ने लग गई थी, जिससे घर में झगड़े शुरू हो गए थे। हालांकि राम दुलारी समझ सकती थी सुनीता की मनोदशा, पर उसके घर वाले इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि सुनीता उनके साथ रहे। हमें यह सब सुनकर सुनीता की बेचारगी पर बड़ा तरस आता था। जो लड़की चिड़िया की तरह चहक चहक कर हमारे यहाँ उछल कूद करती थी, बाजार में हमेशा हमारे साथ हो लिया करती थी, घर में खुशी खुशी सारा काम करती थी, तन्मयता से टीवी देखती थी, हर काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, वही आज अपने ही घर में गुमसुम पड़ी रहती है, अवांछित व्यक्ति की तरह, जैसे किसी घर में कोई बाहरी आदमी घुस आए। कैसी विडंबना थी कि जिन छोटे भाई बहनों को उसने इतना प्यार दिया था, सब उसके खिलाफ हो गए थे। कोई भी उसके पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं था। राम दुलारी बता रही थी कि वे लोग कोशिश कर रहे हैं सुनीता की शादी फिर से कहीं हो जाए। हमें यह सुनकर अच्छा लगा। अभी यह लड़की कुल मिलाकर 17-18 वर्ष की भी नहीं हुई और उसने इतना सब देख लिया, सह लिया। उसकी भी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी। एक अच्छी जिंदगी पर उसका भी हक है। 1 महीने बाद फिर सुनीता आई। इस बार उसका चेहरा खिला हुआ था। उसने बताया फिर उसकी शादी की बात चल रही है। यह सुनकर हमें खुशी हुई। अभी ज्यादा कुछ पता नहीं, पर दिल्ली में ही कहीं है लड़का। एक वकील के यहाँ ड्राइवर है, 4-5 हजार महीने के मिल जाते हैं। वह बहुत खुश थी। बोली अगर उसे वो काम करने देगा तो वो भी 2-3 हजार तो कमा ही लेगी। जिस चेहरे को हम हमेशा खुश देखने के आदी थे, सुनीता का वैसा ही चेहरा देखकर हमें अच्छा लग रहा था। 1-2 घंटे बतियाकर सुनीता वापस चली गई। कह रही थी शादी से पहले कुछ दिन गांव में रहेगी दादी के पास। 2 वर्ष के लिए मेरे पति को प्रतिनियुक्ति पर बाहर जाना था। यह निश्चय हुआ कि अगर मिन्नी का वहां किसी स्कूल में एडमिशन हो गया तो सब जाएंगे, वरना वो अकेले ही जाएंगे और हम यही रहेंगे। सौभाग्यवश मिन्नी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। जाने से पहले दुख था कि सुनीता से मैं नहीं मिल सकी। उसे शादी की बधाई, शुभकामनाएं और कुछ तोहफा देना चाह रही थी। मुझे मालूम था अगर मैं यह राम दुलारी को दे दूं तो यह सुनीता तक शायद ही पहुंचे। फिर इस बात से संतोष कर लिया कि वापस लौटकर ही उसको यह सब दे देंगे। 2 वर्षों के बाद जब वापस लौटे तो न राम दुलारी का कुछ पता चला, न सुनीता का। हमारे यहाँ कोई दूसरी नौकरानी काम करने लगी थी। एक दिन बातों ही बातों में पता लगा वह किसी सुनीता नाम की बाल बच्चों वाली औरत को जानती थी, जो पहले उसकी ही झुग्गियों के पास कहीं रहती थी, पर अब वहां से चली गई थी। फिर भी वो उसके बारे में पता करने की कोशिश करेगी। यह शायद कोई और ही सुनीता थी, वरना 2 साल में ही वह बाल बच्चों वाली कैसे हो सकती थी। 2-3 महीनों के बाद एक दिन अचानक सुनीता आई। उसका गला बेहद फूला हुआ था, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, आंखों के नीचे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और वह बिल्कुल मुरझा गई थी। उसे देखकर बड़ा धक्का लगा। ऐसा लगता था कि वह 20-22 वर्ष की युवती नहीं, 45-50 वर्ष की कोई अधेड़ औरत है। उसने बताया 2 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। उसका पति एक वकील के यहाँ ड्राइवर है। उसकी पहली पत्नी 2-3 साल पहले गुजर गई थी और उससे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा तो सुनीता की उम्र का ही था, लगभग 20-22 वर्ष का। उससे छोटी एक लड़की और सबसे छोटा एक लड़का, जो करीब 14-15 वर्ष का था। बड़ी कठिनाई से हंसकर उसने बताया कि कैसे वह शादी के तुरंत बाद ही एक साथ 3 बच्चों की मां बन गई। मुझे उसकी हंसी पर ही रोना फूट रहा था।
वो कितनी मुश्किल से अपने आप को सुखी दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने पूछा, तेरे गले में क्या हुआ? जी गांठ है, एक अस्पताल में एक बार दिखाया था, महंगा इलाज बताया था डॉक्टर ने, कुछ दिन दवाई भी ली पर कोई फायदा नहीं हुआ, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, तो इलाज बंद कर दिया। मैंने पूछा, हाँ जी। इन्होंने कहा किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, अब तो सांस भी फूलने लगी है मेरी। किसी तरह धीरे धीरे सुनीता बोली। कुछ देर बाद पानी वानी पीकर ओह चली गई। एक दिन फिर आई सुनीता, थोड़ी खुली तो उसने बताया उसके पति को घर लौटने में अक्सर देर हो जाती है, अगर जल्दी जाने के लिए वकील से कहता है तो वह उसे नौकरी से निकालने की धमकी देने लगता है। थक कर आता है तो फिर दारू की बोतल खोलकर बैठ जाता है। खाना खिलाने के लिए वो उसकी दारू खत्म होने का इंतजार करती रहती है, पर कभी तो वहीं लुढ़क जाता है बिना खाना खाए। पर अक्सर उसके बाद वह उसे घसीटकर बिस्तर पर ले आता है नोचने खसोटने के लिए। अब तो उसकी सांस भी फूलने लगी है, मना करती है तो बुरी तरह पीटता है। अब तो बच्चे भी हाथ उठाने लग गए हैं उस पर। घर का काम भी मुश्किल से होता है। फूलती सांसों के बीच सुनीता ने बड़े दार्शनिक अंदाज से कहा, आंटी जी अब तो जो कुछ है अच्छा ही है, जिंदगी कट रही है जैसे तैसे। अब आप ही बताओ, मेरी जैसी औरत कर ही क्या सकती है? भगवान ने जैसा भाग लिखा है वैसा ही भोगना तो पड़ेगा ही। हाथ पैर ज्यादा चलते नहीं है तो मैंने काम भी छोड़ दिया। इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मुझको सुनीता की हालत पर बेहद तरस आ रहा था और उसको सांत्वना देने के लिए जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। लगता है नियति का कोई अन्य विधान, कोई प्रारब्ध भी होता है जिसका इस जन्म में किए किसी काम से शायद कोई संबंध नहीं होता। तभी तो हंसती खिलखिलाती मासूम बच्ची के भाग्य में जो लिखा था वो सब उसने करवाया, जिसकी ना उसने कभी कल्पना की थी ना वह उसकी हकदार थी। प्रारब्ध के इस चक्र का नियंता कोई और ही होता है और इसके वशुभूत होकर हम अनजाने ही ऐसी ऐसी अच्छी या बुरी परिस्थितियों में घिर जाते हैं जो हमें अकल्पनीय सीमाओं तक उठाकर धकेल देती है। सुनीता का दुर्भाग्य उसे कैसे कैसे मोड़ों पर लाकर खड़ा कर रहा है और इस जटिल मकड़जाल में वह बरबस एक निरीह और असहाय पतंगे की तरह आकर फंस गई है। थोड़ी देर रुककर सुनीता ने फिर कहा, आंटी जी मेरे बड़े लड़के की शादी तय हो गई है। मथुरा के पास एक गांव में बारात जाएगी 8-10 दिन में ही। अब तो घर में भी काम बढ़ गया है, नए कपड़े सिलाए हैं बच्चों के। घर की बड़ी मैं ही हूं ना, नई बहू को सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मैंने उसे बहलाने और खुश करने को कहा। अरे वाह, अब तो तू सासू माँ भी बन जाएगी। चलो बहू आ जाएगी तो तेरा खूब ख्याल रखेगी। वह सिर्फ थोड़ा मुस्कुरा भर दी। जिस शारीरिक और मानसिक वेदना से वह गुजर रही थी, इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकती थी। मैं उसे कुछ सांत्वना देना चाह रही थी, पर जैसे सारे शब्द गले की तरह ही सूख कर गुम हो गए थे। मेरी आवाज भी बड़ी कोशिश के बाद ही निकल रही थी। आंसू को मैं बह निकलने से किसी तरह रोक रही थी। मुझे लग रहा था मेरी व्याकुलता और मेरे चेहरे पर उसके लिए दया को देखकर वो और ज्यादा दुखी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती थी। अपने आप को किसी तरह संभालते हुए मैंने उसे खाना खिलाया और कुछ रुपए दिए जो वो लेने से मना कर रही थी। उसको मैंने एक साड़ी भी दी, जिसे देखकर एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर खुशी झलकी। मैंने कहा, एक गोटे और सलमा सितारे वाली साड़ी तुझ पर अच्छी लगेगी। बारात में यही पहनकर जाना। सास जैसे ठाठ के साथ। बड़ी कठिनाई से वो फिर थोड़ा मुस्कुरा दी। उसको अलग से मैंने 100 रुपए दिए और ताकीद की कि वो रिक्शा करके जाए, पैदल बिल्कुल ना जाए। वो खुश होकर चली गई। एक दिन हम लोग चाय पर बात कर रहे थे, सुनीता की ही। अब तक उसके बेटे की शादी हो गई होगी और वह खुशी से सास बनी इतरा रही होगी। तभी घंटी बजी। बाहर राम दुलारी थी, जिसने मुझे देखते ही रोना शुरू कर दिया। वह बताने लगी,
सुनीता खुशी खुशी आपकी दी हुई साड़ी पहनकर बारात के साथ रवाना हुई थी कि उसकी सांस बुरी तरह फूलने लगी और आवाज भी रुक गई। उसके मुंह में पानी डाला पर कुछ ही मिनटों में उसकी सांस भी बंद हो गई। उसके गले में कैंसर की गांठ थी जिसकी वजह से कैंसर फेफड़ों तक फैल गया था। पर बीबी जी उसके मर्द ने वहीं उसको नीचे सड़क पर उतार कर पटक दिया। वो लोग बारात लेकर रवाना हो गए। हमने ही उसका 12वां किया, पर उस दिन भी ना तो उसका मर्द आया ना उसके घर से कोई और आया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।